मत्स्य विश्वविद्यालय के तृतीय वर्ष में प्रवेशरत छात्राओं का इस ई कंटेंट में हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर जेसी नारायणन से आचार्य संस्कृत राजकीय महाविद्यालय बानसूर आपको संस्कृत साहित्य के तृतीय वर्ष के प्रश्न पत्र के विषय में चर्चा के लिए आमंत्रित करता हूं। हम सभी लोग मिलकर इसके पाठ्यक्रम के ऊपर चर्चा करेंगे। तृतीय वर्ष के संस्कृत साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र का नाम है भारतीय दर्शन एवं व्याकरण। जैसा कि इसके टाइटल से पता चल रहा है, शीर्षक से पता चल रहा है कि इसमें भारतीय दर्शन की कुछ पुस्तकें सम्मिलित की गई हैं तथा व्याकरण जो कि संस्कृत साहित्य का या संस्कृत भाषा का उत्स है, मूल केंद्र है, जिसके द्वारा संस्कृत साहित्य की लगभग सभी विधाओं को जाना जा सकता है। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है। आप सभी लोग ध्यान से इसके पाठ्यक्रम के विषय में सुनिए, जिससे कि हम आगे की भावी रणनीति तैयार कर सकें कि किस प्रकार से हमें इस प्रश्न पत्र की तैयारी करनी है। संस्कृत साहित्य में दर्शन और व्याकरण कठिन माने गए हैं, अतः विशेष अवधान देने की आवश्यकता है। इस प्रश्न पत्र का पूर्णांक 100 अंकों का, उत्तीर्णांक 36 अंक तथा समय 3 घंटे है। इस प्रश्न पत्र में प्रश्नों की 3 श्रेणियां आएंगी, यानी 3 प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रथम प्रकार है लघुत्तरात्मक प्रश्न। लघुत्तरात्मक प्रश्न लगभग सभी पुस्तकों से पूछे जाएंगे, जिनमें सभी का उत्तर देना अनिवार्य है विद्यार्थी के लिए। और दूसरे हैं व्याख्यात्मक प्रश्न। एक पद्य अथवा गद्य आपको दिया जाएगा, जिसकी से संदर्भ और सप्रसंग व्याख्या करनी आवश्यक है। व्याख्या के विषय में मैंने पूर्व में भी बताया है। व्याख्या का मतलब है वी धन आ धन ख्या धातु, अर्थात संबंधित पद्य अथवा गद्य को सम्यक प्रकार से, यानी काव्य शास्त्रीय दृष्टि से, साहित्यिक दृष्टि से, दार्शनिक दृष्टि से, व्याकरणिक दृष्टि से सभी ओरों से देखना या उसको विवेचन करना, उसको कहते हैं व्याख्या। तो व्याख्यात्मक ग्रंथों में, व्याख्यात्मक प्रश्नों में आपको जो व्याख्या पूछी जाएगी, उन व्याख्याओं में आपको इस तरह से विवेचकत्व दृष्टि रखनी होगी। तीसरे तरह के प्रश्न आएंगे विवेचनात्मक। विवेचनात्मक मतलब विवेचन करना किसी भी विषय का, जैसे कि दार्शनिक कोई जो विधान है या दार्शनिक कोई पॉइंट है या बिंदु है, तो उस बिंदु को किस तरह से विवेचन करना, उस विवेचन के क्रम में जो है आपको क्या क्या ध्यान रखना आवश्यक है कि सबसे पहले तो उसका परिचय या भूमिका या जो प्राक कथन वो प्रस्तुत करना होगा। प्राक कथन का मतलब है उस विषय से संबंधित पूर्व में क्या जो प्रचलित मत है या क्या जो उसके संदर्भ में जो निरुक्तियाँ हैं, निर्वचन है या उसकी क्या भूमिका रही है, वो सारी बातें आपको प्राक कथन में लिखने चाहिए। फिर मूल प्रश्न जो आपको पूछा है प्रश्न में, उसके विषय में आपको आधार ग्रंथ के आधार पर संदर्भ देते हुए विवेचना करनी है। विवेचना का मतलब है उसकी व्याख्या, विस्तृत व्याख्या और सारगर्भित, जिसमें जो कि मूल तत्व समाहित हो, वह विवेचना करने और अंत में निष्कर्ष प्रदान करने। इस प्रकार विवेचनात्मक प्रश्न वस्तुतः आपके बौद्धिक क्षमता के परिचायक हैं। इसलिए इन प्रश्नों का उत्तर अत्यंत सावधानी से दिया जाना चाहिए और इसकी तैयारी भी श्रेष्ठतम तरीके से करनी चाहिए। कैसे करेंगे ये हम अध्ययन क्रम में जानेंगे। पहली पुस्तक इस प्रश्न पत्र में है श्रीमद् भगवद गीता, जिसके दूसरा और तीसरा अध्याय आपके पाठ्यक्रम में है। यह कुल 30 अंक की आपके कोर्स में है।
भगवत गीता 30 अंकों की आपके कोर्स में रखी गई है। गीता शब्द का अर्थ क्या है? गई धातु यानी गाना प्लस कतय प्रत्यय और स्त्रीलिंग में टाप प्रत्यय। इसका मतलब जो उपनिषदों का सार गेयात्मक रूप से, संगीतात्मक रूप से आपके पास उपलब्ध है, उसको गीता कहा गया। भगवान श्री कृष्ण के मुख से उच्चरित होने के कारण इसको श्रीमद् भगवत गीता कहा जाता है। उपनिषदों का सार होने के कारण इसको उपनिषद भी कहते हैं। गीतोपनिषद ऐसा शब्द भी, ऐसा पद भी इसके लिए प्रयुक्त होता है। कुछ भी हो, यह एक भारतीय संस्कृति का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ माना गया है। विश्व की लगभग सभी संस्कृतियों ने गीता के श्लोकों को अपने जीवन का आधार बनाया है और इसके अध्ययन और अध्यापन में को ही अपने जीवन का लक्ष्य माना है। अतः श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन निसंदेह है रोमांचकारी है, क्योंकि इसमें हमें ऐसे मार्गों का ज्ञान होता है जिस पर चलकर मनुष्य अपने लक्ष्य, चरम लक्ष्य यानी पुरुषार्थ, चरम पुरुषार्थ कौन सा है? मोक्ष, उसकी प्राप्ति कर सकता है। इसलिए गीता का महत्व न केवल प्राचीन काल में, न केवल वर्तमान काल में, न केवल भविष्य काल में, अपितु अनंत अनंत काल तक यथावत रहेगा। इसलिए इसका अध्ययन विद्यार्थी को और पढ़ाने वाले दोनों को आप्लावित करता है। यह ग्रंथ प्रस्थानत्रयी का मतलब ब्रह्म प्राप्ति के योग्य ग्रंथों में 3 मुख्य ग्रंथ माने गए हैं, उनमें से एक अन्यतम है, जिसमें 3 मार्ग बताए मोक्ष प्राप्ति के: ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। जो निर्धारित आपका पाठ्यक्रम है, दूसरा और तीसरा अध्याय, उसमें ज्ञान योग और कर्म योग के विषय में चर्चा की गई है, विस्तार से वर्णन किया गया है। अतः आप सावधानी से इस ग्रंथ को पढ़ें, क्योंकि भारतीय संस्कृति का यह सबसे समुज्ज्वल ग्रंथ है। इसमें 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, एक तो लघुत्तरात्मक प्रश्न और दूसरे व्याख्यात्मक प्रश्न। लघुत्तरात्मक प्रश्न 2 पूछे जाएंगे, जो 2 अंकों के प्रत्येक, इस प्रकार कुल 4 अंकों के लघुत्तरात्मक प्रश्न हैं। व्याख्यात्मक प्रश्न आपको 2 पूछे जाएंगे, 13 अंकों के दोनों, 26 अंकों के कुल मिलाकर के वो प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसका कुल जो योग है वह 30 अंक है। तो ये 30 अंक का श्रीमद् भगवत गीता दूसरा और तीसरा अध्याय आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है इस पेपर का तर्क संग्रह। तर्क संग्रह दर्शन का एक ग्रंथ है, वैशेषिक दर्शन का। दर्शन भारतीय बौद्धिक श्रेष्ठता का सर्वोच्च सोपान है। दर्शन में अनेक तर्कों द्वारा, प्रमाणों द्वारा अभीष्ट को या प्रमा को सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। दर्शन पद का अर्थ है दृश्यते अनेनेति, जिस शास्त्र के द्वारा जगत के पीछे छिपे सिद्धांतों को देखा जाए, जीव, ब्रह्म, आत्मा, प्रकृति इत्यादि को देखा जाए, उस शास्त्र का नाम है दर्शन। भारतीय संस्कृति में, भारतीय परंपरा में 2 प्रकार के दर्शन, आस्तिक और नास्तिक दर्शन। आस्तिक जो कि वेद या उपनिषद को आधार मानते हैं, और जो वेद और उपनिषद को आधार नहीं मानते हैं वो नास्तिक दर्शन है। तो 6 आस्तिक दर्शन माने गए हैं, जिनमें 2 दर्शनों का जोड़ा है, जैसे सांख्य योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। अर्थात ये जोड़ा इसलिए बनाया है कि इनके बहुत सारे जो विचार है या ये बहुत सारी अवधारणाएं हैं वो साम्य रखती है, इसलिए इनको युगल के रूप में चित्रित किया गया है। तो न्याय वैशेषिक में वैशेषिक जो दर्शन है, उस दर्शन की परंपरा में एक ग्रंथ है तर्क संग्रह, जो कि अनंग भट्ट के द्वारा रचित है। इस तर्क संग्रह में वैशेषिक दर्शनों का सारगर्भित और सरलतम स्वरूप प्रस्तुत किया गया है,
ताकि इस दर्शन की उद्देश्य और लक्षणों से हम परिचित हो सकें। इस दर्शन में 2 प्रकार के प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे। लघुत्तरात्मक प्रश्न जो कि 3 पूछे जाएंगे, प्रत्येक 2-2 अंकों के, कुल मिला के 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरे व्याख्यात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे 2, 12-12 अंकों के, 24 अंकों के कुल प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार 30 अंकों का तर्क संग्रह आपके कोर्स में सम्मिलित किया गया, पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। तीसरा महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है, जो कि संस्कृत साहित्य में अत्यंत महत्वपूर्ण है, वो है व्याकरण। व्याकरण आपके लघु सिद्धांत कौमुदी वरदराज के द्वारा रचित उस पुस्तक से प्रकरण लिए गए हैं। तृतीय वर्ष में एक ही प्रकरण है, तिङन्त प्रकरण। तिङन्त का अभिप्राय है तिंग प्लस अंत, अर्थात तिंग प्रत्यय जिनके अंत में लगे हों। तिंग प्रत्यय 18 होते हैं, तिप तस जी सिप तस्त आदि। तो वो 18 प्रत्यय जिसमें प्रथम 9 आत्मनेपद परस्मैपद है और अंतिम 9 आत्मनेपद प्रत्यय है। तो ये क्रियापद है, ये धातुओं के बाद लग करके उन धातुओं को या क्रियाओं को प्रयोग के योग्य बनाते हैं। यानी वाक्य में जैसे वह जा रहा है, वह खा रहा है, जाना खाना, भू धातु का अर्थ है जाना, लेकिन वह जा रहा है या वह जाता है तो उसके लिए फिर तिंग प्रत्यय लगाना पड़ता है धातु के पीछे। तो भू से तिंग, एक वचन व्यक्ति यदि वह कोई दूसरा जा रहा है, कोई और जा रहा है, तो उसके लिए ती प्रत्यय लगा करके भवति ऐसा हम रूप बनाएंगे जिससे कि वह उस क्रिया को, वर्तमान कालिक क्रिया को प्रदर्शित किया जा सके। इसलिए तिंग आदि प्रत्यय जिनके अंत में हो उन क्रियापदों को तिङन्त कहते हैं। तो ये वस्तुतः धातु प्रकरण है। इसमें धातुओं का अध्ययन किया जाएगा काल के आधार पर, क्रिया के उसके, जैसे वर्तमान काल है, भूतकाल, भविष्यत काल इत्यादि काल के आधार पर, जिनको संस्कृत साहित्य में लकार कहा गया। तो लकारों के आधार पर इनका अध्ययन किया जाएगा और इनकी रूप सिद्धि की जाएगी। रूप सिद्धि मतलब भू धातु और ती ये प्रत्यय लग करके कैसे भवती बना, उनके कुछ नियम हैं और सूत्र हैं। उन सूत्रों में स्थित नियमों को, सूत्रों को लगाने से उनके नियमों के आधार पर भू धातु में ती प्रत्यय लगा करके भवती पद इत्यादि बनते हैं। तो इनका अध्ययन इसमें किया जाएगा कि शब्द निर्माण कैसे होता है या क्रिया का निर्माण, पद का निर्माण कैसे होता है, उसका हम अध्ययन इसमें करेंगे। लेकिन किन किन धातुओं का करेंगे, तो लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर निम्न धातुओं का अध्ययन होगा, जैसे भू धातु एवं एद धातु। भू धातु परस्मैपदी है, एद धातु आत्मनेपदी है। अधिकांश धातुएं भू धातु की तरह ही रूप बनाती है और कुछ धातुएं एद धातु जो आत्मनेपद की है उसके अनुसार उसके रूप बनते हैं। अतः ये दोनों मूल धातुएं हैं जिनके आधार पर अन्य धातुएं अपने आप ही ज्ञात हो सकती है। यही संक्षिप्तीकरण संस्कृत साहित्य का श्रेष्ठत्व है। इसलिए इन दोनों धातुओं का अगर अच्छी तरह अध्ययन किया जाए तो अन्य धातुओं के लकारों का भी रूप हम बना सकते हैं इनके आधार पर। अतः इन धातुओं के 5 लकार, लट लकार, लोट लकार, लिट लकार, लंग लकार तथा विधिलिंग लकार, इन 5 लकारों का सवैदिक सप्रमाणिक अध्ययन इसमें किया जाना अपेक्षित है। तथा अन्य समस्त 9 गणों की धातुएं, यानी कुल 10 गण हैं, जिसमें पहले गण में 2 धातुएं हैं, भू धातु और एद धातु, और बाकी जो 9 गण बचे हैं, 9 गण का मतलब है धातुओं का जो स्वरूप बनता है उसमें एक धातु के आधार पर अनेक धातुओं का रूप बनता है, तो उस मूल धातु के आधार पर उस गण का नाम रख देते हैं। जैसे भू धातु का जो के आधार पर बहुत सारे धातुओं के रूप बनेंगे, तो उसका पहले गण का नाम हो गया भुआदि गण। दूसरा है अध धातु है, मान लो, तो अध धातु के रूप के समान अन्य धातुओं के रूप अगर बनते हैं तो दूसरा गण हो गया अदादि गण। इसी तरह से रुदादि गण, तनादि गण, क्रियादि गण, इस तरह से 10 गण बने, जिसमें पहले गण में से 2 धातुएं हैं, भू धातु तथा एद धातु।
अन्य जो 9 गण हैं उनकी प्रथम धातुएं हम अध्ययन क्रम में सम्मिलित करेंगे, और प्रथम धातुओं का भी केवल एक ही लकार प्रयोग में आएगा, लट लकार। यानी लट लकार की सूत्रोल्लेख पूर्वक सिद्धि समस्त गणों के प्रथम धातु की करेंगे। तो आपका व्याकरण में अध्ययन क्रम तिङन्त प्रकरण है। तिङन्त प्रकरण में जो है वादिगण की 2 धातुएं हैं, भू और एद धातु, जिनके 5 लकारों का रूप है लट, लोट, लिट, लंग और विधिलिंग लकार। और शेष 9 गण जो है उनकी प्रथम धातुओं के केवल लट लकार के रूपों को सूत्रोल्लेख पूर्वक सिद्ध करना और जानना, यह आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। निसंदेह यह जो कोर्स रखा गया, पाठ्यक्रम रखा गया, वह अन्य अध्ययन के लिए आधारभूत बनेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। तो इस पाठ्यक्रम को अध्ययन करने के बाद आपको प्रश्न किस क्रम में पूछे जाएंगे, इस पर चर्चा करते हैं कि पहले प्रश्न होंगे लघुत्तरात्मक प्रश्न, जो कि 10 होंगे। 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2-2 नंबर के प्रत्येक प्रश्न है, 20 अंकों के वो हो गए। और व्याख्यात्मक प्रश्न 2 पूछे जाएंगे 10-10 अंकों के, वो भी 20 नंबर के हो गए। तो कुछ 40 अंक की आपकी व्याकरण हो गई तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में। तो आप सावधानी से और संपूर्ण रूप से इसका अध्ययन करें, क्योंकि यह आधार है अन्य धातुओं को या अन्य व्याकरण के नियमों को पढ़ने का। इसलिए इसको सावधानी से पढ़ें, क्योंकि यह आपके प्रीवियस में आगे जो व्याकरण में इसके आगे के जो प्रकरण पढ़ेंगे उसमें यह आधार बनेगा। इसलिए इसका सावधानी से और समग्र अध्ययन आप करें। अब मैं छात्रों के लिए गृह कार्य प्रदान करता हूं कि इसमें जो मैंने आज व्याख्यान दिया उसमें कुछ परिभाषाएं मैंने प्रस्तुत की। अगर आपने उसको जाना और समझा तो निम्न प्रश्नों का उत्तर आप दीजिए। अगर समझ में नहीं आया उत्तर तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। पहला प्रश्न है, गीता शब्द का अर्थ लिखिए। गीता शब्द का अर्थ मैंने आपको बताया था, वो अर्थ आपको लिखना है। दूसरा, गीता में कितने योग है, नाम लिखिए। कितने योग है, आपको उनके नाम लिखने प्रत्येक के। दर्शन पद की परिभाषा लिखिए। दर्शन किसको कहते हैं, एक परिभाषा मैंने दी है, आप उसको जरूर लिखेंगे संस्कृत में ही। आस्तिक दर्शनों के नाम लिखिए। आस्तिक दर्शन कितने होते हैं और उनके नाम लिखिए। और अंत में 5वां प्रश्न है, तिङन्त पद का क्या अर्थ है। तिङन्त किसको कहते हैं। बहुत बार हम पूरा अध्ययन कर लेते हैं लेकिन यही पता नहीं चलता कि तिङन्त किसको कहते हैं और सुबंत किसको कहते हैं। इसलिए तिङन्त पद का अर्थ आपको लिखना है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया है। आशा है इस ई व्याख्यान से आप लाभान्वित हुए होंगे और इसी प्रकार आप आगे के ई व्याख्यानों में उपस्थित होकर अपने पाठ्यक्रम को जानने का और अपने पाठ्यक्रम को पढ़ने का श्रम करेंगे। धन्यवाद।